डॉक्टर अनीला कामिल है और मेरी आज की इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है आईवीएफ। आईवीएफ एक साइंटिफिक तरीका है प्रेगनेंसी अचीव करने का, और इस प्रोसेस में जो फीमेल है उसको हर 2 से 3 दिन बाद हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उसकी ओवरी में 10 to 15 मैच्योर एग्स पैदा किए जाएं। जबकि हम पहले अपनी प्रेजेंटेशंस में ये बात कर चुके हैं कि एक नेचुरल साइकिल में हर महीने आपकी ओवरी में सिर्फ एक एग मैच्योर होता है। अब जब ये इंजेक्शंस आपको लग रहे होते हैं, इसका टाइम पीरियड तकरीबन 3 से 4 हफ्ते होता है जब आपको मुसलसल इंजेक्शन लगते रहते हैं। और इस दौरान ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के जरिए ये चेक किया जाता है कि सारे सिस्टम की प्रोग्रेस ठीक चल रही है। जब आपके ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ये सजेस्ट करते हैं कि डिजायर्ड लेवल ऑफ एग्स जनरेट हो चुका है, तो फिर औरत से एग्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं और आपके स्पर्म के पार्टनर्स को और एग्स को लेबोरेटरी में एक डिश में रखा जाता है ताकि एम्ब्रियो क्रिएट हो सके, जो कि एक अर्ली बेबी है। और जब ये अर्ली बेबी या एम्ब्रियो 5 दिन का हो जाता है, तो इसे माँ की यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। ये तो था एक ओवरव्यू आईवीएफ के प्रोसेस का। सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड ऑफ द डे। ये स्लाइड मैंने इसलिए सेलेक्ट की है क्योंकि मैं आपको एक हिस्ट्री बताना चाहती हूँ आईवीएफ की। दुनिया का सबसे पहला आईवीएफ बेबी 1978 में यूके में पैदा हुआ। वो एक लड़की थी और उसका नाम है लुई ब्राउन। और उसके बाद पाकिस्तान का सबसे पहला आईवीएफ बेबी 1988 में लाहौर में पैदा हुआ, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ के इलाज की वजह से एक फैमिली को ये खुशी हासिल हुई। और आज भी प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ का लाइफ सेंटर लाहौर में ऐसे बेशुमार कपल्स को गाइड कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है टू बिकम प्रेग्नेंट। इस स्लाइड में मैं बात करना चाहती हूँ कुछ आईवीएफ फैक्ट्स के बारे में। हम ये बात पहले कर चुके हैं कि हर महीने आपकी ओवरी में एक एग मैच्योर होता है, और इसके हिसाब से अगर रेगुलर इंटरकोर्स एक कपल करे तो उनकी प्रेगनेंसी अचीव करने का चांस 15 to 20% होता है, अगर उनमें और कोई प्रॉब्लम ना हो। जबकि आईवीएफ कंसेप्शन आपको जो रेट बढ़ा देती है, 25 to 50% तक ले जाता है आईवीएफ का एक साइकिल आपकी प्रेगनेंसी अचीव होने के रेट को। अचीव होने के रेट का मतलब ये है कि इस ट्रीटमेंट के रिवॉर्ड के तौर पर आपको आपकी यूट्रस में एक क्लिनिकल प्रेगनेंसी नजर आ जाती है। उसके बाद का जो सिलसिला है वो अलग है कि प्रेगनेंसी ने आगे कैसे चलना है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप अचीव हो जाता है। अब जब आईवीएफ का ट्रीटमेंट करने के लिए कोई कपल सोचता है, उसमें कुछ फीमेल फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उन्हें आईवीएफ कराना पड़ता है। और जैसे कि देयर इज नो गेन विदाउट पेन। यहाँ पर भी जो कपल है उसको बहुत सब्र और हौसले से अपना इलाज कराना होता है, डॉक्टर्स की एडवाइस पे अमल करना होता है। खातून को सीरीज ऑफ इंजेक्शंस लगते हैं और फिर कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं ट्रीटमेंट के, और ये भी कोई गारंटी नहीं होती कि प्रेगनेंसी जरूर अचीव हो जाएगी। और अलबत्ता जो लिटरेचर है वो हमें ये बताता है कि जो बेस्ट अटेम्प्ट होती है जो एक कपल के लिए, वो फर्स्ट टाइम ही होती है। अगर फर्स्ट टाइम उनका प्रेगनेंसी अचीव हो जाए तो उनके लिए बेस्ट होता है। हर सक्सेसिव अटेम्प्ट के साथ उनका प्रेगनेंसी अचीव करने का चांस कम होने लगता है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, हम फीमेल फैक्टर्स की बात करते हैं। फीमेल फैक्टर्स में मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक औरत के माँ बनने के लिए जो बेहतरीन उम्र होती है वो 25 साल से लेके 30 साल की उम्र होती है, क्योंकि जो हमारी फीमेल बॉडी होती है उसकी जो हिप बोन है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होती है 25 साल पे जाके। इसलिए जो टीन एज में लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं उनके लिए प्रेगनेंसी को कैरी करना, डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो साइंटिफिकली मेडिकल टर्म्स में हम ये कहते हैं कि 25 से 30 साल की उम्र बेस्ट होती है एक औरत के प्रेग्नेंट होने के लिए, क्योंकि उसके जो उस वक्त हार्मोन्स उसकी बॉडी में होते हैं और उसकी यूट्रस और ओवरीज पर एक्ट कर रहे होते हैं, वो अपना बेस्ट एक्शन दे रहे होते हैं। एक तो एज से रिलेटेड ये बात हो गई।
और ये जो डायग्राम है ये मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये हर प्रेजेंटेशन में मेरे काम आ जाती है। और इसमें जो अहम बात होती है, आपका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपके डॉक्टर्स ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है ये स्मूथ है, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। आपने नाम सुना होगा पॉलिप का, फाइब्रॉइड का, वो ऐसी ग्रोथ्स होती हैं जो आपकी यूट्रस की ये जो कैविटी है इसके अंदर बल्ज क्रिएट कर रही होती है। उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप इतना मेहनत से पैसे भी लगाएं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करें और आईवीएफ भी करा लें और उसके बाद यहाँ पर जो प्रेगनेंसी अटैच होगी उस बल्ज की वजह से उसके मिसकैरी होने का चांस होता है। और फिर यूट्रस की शेप भी देखनी होती है, एक नॉर्मल यूट्रस की शेप ये है, और अगर ये इस शेप में ना हो, इस साइज में ना हो, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और फिर आपके डॉक्टर को ये सोचना पड़ता है कि उनका किस तरह से इलाज किया जाए, उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। दूसरी जो बात है कि आपकी फिल्म ये जो ट्यूब होती है, कभी कभी ऐसे होते हैं कि इस सारे सिस्टम में इन्फेक्शन होती है, और ट्यूब में इन्फेक्शन होने की वजह से ऐसा होता है कि वो गंदा पस वाला पानी जो है वो ट्यूब से गुजर के आपकी यूट्रस में आ सकता है। और फिर वही बात कि आपने इतनी मेहनत से आईवीएफ कराया और पहले अगर किसी ने ये चेक नहीं किया तो वो जो गंदा पानी होगा वो आके आपकी उस प्रेगनेंसी को अफेक्ट करेगा और हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो जाए। इसी तरह आपकी जो ओवरी है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरी नहीं तो एग्स जनरेट करने हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे सिस्टम की हर चीज ही है। और ओवरी जो है उसमें ये देखना पड़ता है कि कितनी कैपेसिटी है ओवरी में एग जनरेट करने की। इसके लिए आपके बहुत से टेस्ट किए जाते हैं और आपके अल्ट्रासाउंड्स भी किए जाते हैं। और लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि आपका साइकिल कैंसिल करना पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी गुड क्वालिटी एग नहीं मिलता या बहुत ज्यादा एग्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो कमिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा एग्स मिल गए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन होता ये है कि ये एक स्लाइड है जो जिसमें एग्स से भरी हुई ओवरी नजर आ रही है। अगर बहुत ज्यादा एग्स बन जाए, 15-20 से ज्यादा एग्स बन जाए ओवी में, तो होता ये है कि हार्मोन्स का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। और फिर वो आपकी बॉडी पे ऐसे असरात देने लगते हैं जिससे आपका पेट फूल जाता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हो तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद वो आपको सही मशवरा देंगे कि या तो आपके एग्स निकाल लेंगे और उनको फ्रीज कर लेंगे और फिर जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी फिर आपकी वो बाकी सारा प्रोसेस करेंगे। लेबोरेटरी में एम्ब्रियोज बन जाएंगे और फिर उन एम्ब्रियोज को आपके अंदर उस वक्त डाला जाएगा, ये आपके डॉक्टर फैसला करेंगे। उसके बाद जो अगली स्लाइड है इसमें मैं मेल फैक्टर्स की बात करना चाहती हूँ। मेल फैक्टर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं लड़कियों को ये देना चाहती हूँ कि जब इंटरकोर्स होता है और आपकी वेजाइना में जो फ्लूइड डिपॉजिट होता है इंटरकोर्स के नतीजे में, ये पता चलाना जरूरी है कि उसमें कोई स्पर्म्स हैं भी या नहीं। और ये पता उस वक्त चलता है जब आपका पार्टनर अपना सीमन एनालिसिस कराता है। अब जो स्पर्म्स होते हैं ये मुख्तलिफ शेप्स एंड साइजेस के हो सकते हैं। इनकी मोटिलिटी यानी कि मूव करने की जो रफ्तार है वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो हमने कहा था कि नॉर्मली स्पर्म्स होते तो मिलियंस में है, लेकिन ये जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके मूवमेंट की और इनकी शेप्स की, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इन चीज़ों में एबनॉर्मेलिटी हो तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होते हैं। और फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनके फ्लूइड में स्पर्म होता ही नहीं। तो अगर स्पर्म ना हो फ्लूइड में या स्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स खराब हो, जो कि हमें सीमन एनालिसिस से ही पता चलता है, तो फिर उन लोगों को इलाज की जरूरत होती है। और ये इलाज मेडिसिन के थ्रू भी हो सकता है, इसमें कुछ सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है आदमियों को, और इसके साथ यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। और मगरबी ममालिक में तो कई दफा बहुत इलाज कराने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता, तो फिर वो लोग स्पर्म डोनर्स ले लेते हैं। और आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में इस चीज़ की इजाज़त है इस वक्त स्पर्म डोनर्स की। और उसके बाद अगली स्लाइड है जेंडर सिलेक्शन की। मैंने कोशिश की है कि मुझे ये स्लाइड्स बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि ये बहुत सिंपली बता रही है कि जेंडर सिलेक्शन कैसे होती है। इसमें अगर आप देखें तो ये एक डिश है, लेबोरेटरी में भी इसी किस्म की बहुत फाइन ग्लास की डिशेस होती हैं, जिसमें ये आपके पार्टनर के स्पर्म्स जो उनसे कलेक्ट किए जाते हैं वो इनको छोड़ दिया जाता है आपके एग्स के साथ, जो आपके एग्स आपसे कलेक्ट किए जाते हैं।
और फिर ये जैसे हमने पहले बात की थी कि स्पर्म्स जो है वो एग्स को अटैक करते हैं और ये इसके नतीजे में अर्ली बेबी या एम्ब्रियोज बन जाते हैं। और फिर होता ये है कि इन एम्ब्रियोज की बायोप्सी की जाती है। अगर आपने रिक्वेस्ट की है तो मुझे लाजमी मेल या फीमेल की स्पेशली चाहिए, वरना तो ये एक एडिशनल प्रोसीजर होता है जिसमें एम्ब्रियो का थोड़ा सा पोर्शन, छोटा सा माइक्रॉन्स में पीस निकाल के उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कितने एम्ब्रियोस एक्स एक्स यानी कि टिपिकल फीमेल है और कितने एम्ब्रियोस एक्स वाई यानी कि टिपिकल मेल्स हैं। और फिर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक या दो हेल्दी एम्ब्रियोस को आपके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जो एग कलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें आप मुकम्मल तौर पर बेहोश होती हैं। 15 से 20 मिनट का वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी ओवरी से एग्स कलेक्ट किए जाते हैं। एंड जब ये एम्ब्रियो 5 दिन का एम्ब्रियो आपकी यूट्रस में वापस डाला जाता है, उस वक्त आप जाग रही होती हैं और वो प्रोसेस कोई 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो जो ये प्रोसेसेस हैं ये कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते और जो लोग इसको रेगुलरली कर रहे होते हैं उनके लिए छोटी सी बात होती है। उसके बाद प्रेगनेंसी अचीव हो गई और जैसे कि हमने पहली प्रेजेंटेशन में कहा था कि जब आपके पीरियड मिस होते हैं फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और ये डायग्नोसिस हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए। और आईवीएफ के नतीजे में जो प्रेगनेंसी होती है इसे आमतौर पर प्रेशियस प्रेगनेंसी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होती है आपकी इमोशन की और आपके पैसे की, और फिर ये एक जर्नी शुरू हो जाता है फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी। और इसके बाद आने वाले मसाइल वही होते हैं जो कि एक आम प्रेगनेंसी को होते हैं। लेकिन इस तरीके से प्रेग्नेंट होने वाला कपल जाहिर है परेशान बहुत होता है क्योंकि वो पता नहीं कितनी मुश्किलात में से गुजर के ये प्रेगनेंसी हासिल करता है। तो आगे चलने वाले जो हैं स्टेप बाय स्टेप जो खतरात होते हैं, मिसकैरेज ना हो जाए, बेबी जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें सब कुछ ठीक आए और फिर डिलीवरी। ये ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ से जो कंसेप्शन हुई है ज़रूरी ही उसका सिजेरियन सेक्शन होना है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है एक अच्छे सेंटर में। और ज़ाहिर है कि आप अपने डॉक्टर के साथ बहुत राब्ते में रहते हैं और उनको अपनी हर कंडीशन बताते रहते हैं। सो आई होप मैंने कोशिश की, ये टॉपिक मुश्किल था और कोशिश की मैंने कि इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखते हुए मैं आपको बता पाऊँ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।